किसी गजरे की खुशबू को महकता छुड़ाया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छुड़ाया हूँ, मेरे हिस्से की धरती को मैं तन्हा छुड़ाया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा ले भारत माँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा ले भारत माँ, मैं अपने माँ की बाहों को तरसता छुड़ाया हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज मैं विकास कुमार सिंह, इंडियन आर्मी का एक जवान, आपको द बैटल ऑफ वार, बैटल ऑफ रिजांगला एक जगह था 1962, जब चाइनीज ने हम पे अटैक किया। तो बहुतों को पता होगा ये कहानी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं भी इस कहानी को किसी के सामने साझा करूं, क्योंकि इस कहानी को सुनकर, समझकर, पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो नहीं जानते होंगे उनको भी ये जानना चाहिए कि हमारे वीर सैनिक कैसी कैसी मुश्किल से भरी लड़ाइयाँ लड़े और हमारे देश की एक एक इंच धरती को दुश्मनों के हाथों से बचाया। कल 26 जनवरी है। फर्स्ट टाइम मैं अपना एक देश के लिए एक ऑडियो जाहिर कर रहा हूँ। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो मेरा मानना है कि आपको भी ये कहानी रोचक लगेगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। लद्दाख का एक जगह गलवान डेमचौक के इलाके में रिजांगला एक जगह थी जहाँ 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी रहती थी। 1962 में जब चाइनीज अटैक होने वाला था, वो धीरे धीरे हमारे और बढ़ रहे थे। बहुत सी जो हमारे पोस्टर थे उनको नुकसान कर चुके थे। ब्रिगेड को पता चला इसके बारे में, उन्होंने चार्ली कंपनी के जो मेजर थे, मेजर शैतान सिंह, उनको बुलाया, उनको ब्रीफिंग किया कि यार तुम्हारे तरफ ज़्यादा चाइनीज, बहुत सारे चाइनीज अटैक करने वाले हैं और अभी हम तुमको कोई हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इलाका बहुत जितना हम बोल सके उतने से ज़्यादा बदतर थी। काफ़ी बर्फीले इलाका थे, बर्फ़ गिरी हुई थी, टेम्परेचर लगभग -20 से -30 रहा होगा और जगह ऐसी कि वहाँ आना जाना संभव नहीं था। और जवान जो चार्ली कंपनी थी वो एक बिल्कुल हाइट पे और दोनों तरफ से, मतलब दोनों हाइट के बीच में, जो कहीं से सपोर्ट ना मिल सके, ना आर्टरी का सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट वहाँ पे मिलना मुश्किल था। तो कमांडर साहब ने आदेश दिया मेजर को कि आप जिंदा रहेंगे तो बहुत युद्ध लड़ेंगे और बाद में हम चाइना से वो ले भी लेंगे, लेकिन अभी आप हट जाइए। कंपनी कमांडर वापस आए, जवानों को फालिंग किया, युद्ध के बारे में ब्रीफिंग किया और उन्होंने अपना डिसीजन दिया कि मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो भी हो। मुझे पता है कि यहाँ मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। युद्ध जितना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सारे जवानों ने भी बोला कि नहीं साहब, हम भी नहीं हटेंगे, हम भी युद्ध लड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। साहब ने बोला नहीं, आप लोग को कोई दबाव नहीं है या मेरे वजह से आप नहीं रुकेंगे, आप जाइए, क्योंकि कमांडर का आदेश है कि हम यहाँ से विड्रॉल हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा डिसीजन है कि मैं नहीं जाऊँगा, आपके ऊपर दबाव नहीं है। उसी में से एक वीर जवान ने बोला, साहब मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके पूर्वज, यानी मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पापा फौज में थे और सारे मेरे रिवाज है कि हम वीर गति को प्राप्त करते, हम भागते नहीं हैं। अगर मैं भाग जाऊँ तो गांव वाले ये नहीं बोलेंगे कि कमांडर का आदेश होगा इसलिए हमने विड्रॉल किया। वहाँ यही बोलेंगे कि हम भगौड़े हैं। यहाँ तक कि मेरी वाइफ मेरे से मुंह नहीं मिलाएगी, मेरे बच्चे क्या जवाब देंगे। इतना सुनकर सारे जवानों के आंख में आंसू आए। सारों ने प्रतिज्ञा ली कि आखिरी सांस तक हम डटे रहेंगे चाहे जो भी हो। सुबह का लगभग 4 से 5 बजे का टाइम रहा होगा। एक जवान जब पोस्ट पे खड़ा था, उसे चीनी फौज
उसके तरफ आते हुए दिखाई दिए। लगभग 300-400 का फासला रहा होगा। उसने अपने साहब को बताया कि साहब चाइनीज आर्मी इतना नज़दीक आ गई है, 300 मीटर पे आ गई है। साहब ने बोला नो फायर। कुछ देर बाद फिर 200 मीटर नो फायर, 100 मीटर नो फायर। ऐसे करके जब बिल्कुल नज़दीक यानी 30 से 40 मीटर के नज़दीक जब चाइनीज आर्मी आई तो साहब ने बोला फायर। इतना सुनते ही हमारे वीर जवानों ने, चार्ली कंपनी के वीर जवानों ने सारी गोलियां, सारे एमिनेशन चाइनीज की छाती में उतार दी। इलाका बहुत पतला था, जिस इलाके से वो आए थे, एक ही एरिया था आने का। ऐसे करके 7 बार चाइनीज ने अटैक किया। लास्ट में जब हमारा एमिनेशन ख़त्म हो गया जवानों का, तो हथियार में एक बैनेट लगा रहा था। उस बैनेट से उन्होंने लड़ा। गुत्थम गुत्ती की लड़ाई हुई, आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई, पत्थरों से लड़ाइयाँ हुई, जैसे आप गलवान की लड़ाइयाँ देखें, हाल फिलहाल हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब बैनेट से हमारी आर्मी लड़ाई लड़ रही थी, जब बैनेट से उन्होंने अटैक किया तो चाइनीज के कोट इतने मजबूत थे कि हमारे बैनेट टूट जाते थे। बैनेट जो हथियार के आगे वाला इलाके में बैरल के सामने, बैरल से ठीक पहले एक बैनेट जो चाकू टाइप का होता है वो लगाया जाता है। ऐसी ही लड़ाई अगले जब एमिनेशन ख़त्म हो और कुछ ना हो तो लास्टली हमारे लगभग उस टाइम 1100-1200, काउंटिंग तो उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन था कि सारे चाइनीज मारे गए थे, लाशों की ढेर लग गई। अपना बहुत बड़ा कैजुअलिटी हुआ। लगभग 20 से 25 जवान रहे होंगे। होते होते एक गोली कमांडर साहब को भी लगी। उन्होंने कमांडर साहब को नीचे लाया थोड़ा वार जोर से, और दौड़ते हुए 2 जवान जो लाए थे हो गए अपने हवलदार जी के पास। हवलदार जी को बताया साहब कमांडर को गोली लग गई। हवलदार जी को भी ऑलरेडी गोली लगी हुई थी। हवलदार जी ने बोला जो भी हो जाए, कमांडर साहब की बॉडी दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये हमारा इज्जत की बात है। इतना कहते हुए हवलदार जी भी आखिरी सांस दम तोड़ दिए। उधर कमांडर साहब भी जा चुके थे। 2 जवान, शायद जिनकी उम्र 19 से 20 वर्ष बताया जाता है। अजीब दास्तां है। उन्होंने कमांडर को बर्फ के ऊपर लेटा के ऊपर से बर्फ डाल दिया ताकि दुश्मन को उनकी बॉडी ना मिले, और खुद भी मरने की एक्टिंग करके उस बॉडी पे लेट गए ताकि कमांडर साहब को गोली भी आए, फायर भी आए तो हमें लगे, कमांडर साहब को न लगे, या कमांडर साहब ना दिखे। लास्टली 4 से 5 जवान प्रिजनर ऑफ वार बने। चाइनीज आर्मी ने प्रिजनर ऑफ वार बना लिया। बाकी सारे शहीद हो गए। कुछ दिनों के बाद जब प्रिजनर ऑफ वार में वो थे हमारे वीर सैनिक चाइनीज के, उन्हें भूख लगी। एक को चाइनीज ने खाने के लिए बिस्किट दिया। जवान को भूखा था, उन्होंने उस बिस्किट को अपने मुंह में डाला। जैसे ही मुंह में डाला उससे याद आ गया कि यही वो चाइनीज है जो हमारे वीर जवानों को मारे। ये उनके अंदर गया नहीं और वो सारे बिस्कुट मुंह से फेंक दिए। उसके बाद किसी तरह कुछ दिन बाद वो वहाँ से भागने में सफल हुए, भाग गए। ये बात उस टाइम आर्मी हेडक्वार्टर को पता चला, डिफेंस मिनिस्ट्री को पता चला, और उन्हें तहकीकात किया। पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतने कैसे किए, क्या किए? उन्होंने बताया साहब हमने लड़ा और हमने इतने चाइनीजों को मारा। पूरा कहानी उन्होंने बताया।
तो वहाँ के अफसर को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो और आपको पता है कि फ़ौज में झूठ बोलने की सज़ा क्या हो सकती है। उन्होंने बोला साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप इसका जांच करवा सकते हैं। उस टाइम काफ़ी ठंड थी, काफ़ी बर्फ था, उस जहाँ पे वार हुआ था उस एरिया में उस टाइम जाना मुश्किल था। कुछ महीनों के बाद लगभग 1963 जनवरी फरवरी में वहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर ने कमांडर को जाने का आदेश दिया। कमांडर और साथ में कुछ जवान गए। जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद जैसे जवानों ने बताया उसी टाइप से वहाँ पे 140 बॉडी, साथ में कमांडर साहब का भी बॉडी, जिनके हाथों में अभी भी उनके हाथों में एक पिस्टल पड़ा हुआ था। साथ ही सारे जवानों के हथियार, उसके साथ 1300 चाइनीजों की डेड बॉडी भी मिली। मिलने के बाद बॉडी को नीचे उतारा, क्योंकि उस टाइम दाह संस्कार नहीं होता था। ये तो कारगिल युद्ध के बाद हमारा जवानों की बॉडी हमारे घर आने लगा। दाह संस्कार करना था, जो भी सारे हिंदू थे तो उनका हिंदू के रीति रिवाज से दाह संस्कार करना था। लकड़ी वहाँ थी ही नहीं, लद्दाख में उस टाइम लकड़ी के घास फूस भी नहीं मिलता था। उन्हें एक स्कूल दिखाई दिया जो स्कूल टूटे हुए थे। उसे आइडिया लगा कि स्कूल सरकार ने नया बनाने का आदेश दिया, स्कूल टूट गए हैं। उसी स्कूल के बेंच, चेयर, कुर्सी जो होती है लकड़ी की, पहले सारे लकड़ी के होते थे, खिड़कियाँ, दरवाजे पल्ले, उन्हीं से उनका 114 जवानों का दाह संस्कार किया गया। कैसे होते हैं ये वीर जवान, धन्य है। बहुत जवान बोलते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि फौजी तो पैसे के लिए लड़ता है। आप सोचिए, आपको ये बताया जाए कि अगले 24 घंटे में आप मर जाओगे और फिर भी बोलेगी कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं हमारे वीर जवान, ऐसी होती है भारतीय सेना। न जाने ऐसी कैसी कहानियाँ, ऐसी कैसी गाथाएं हमारे इस पृथ्वी में दबे हुए हैं, जो आज के नौजुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को बताने का ये मतलब है कि हम रियल हीरो जो किसी का रोल प्ले करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, हम उनको रियल हीरो मान, लेकिन रियल हीरो कोई और होते हैं, जिनके बारे में जानना और उनके किए हुए काम को याद कर उनके अपने आप को गर्वान्वित फील करना और देश के लिए कुछ काम है, ऐसा विचार रखिए। इतना ही बोलकर मैं अपने आप को स्टॉप करूँगा। और मैं विकास कुमार सिंह, खुद इंडियन आर्मी में हूँ और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहानी नहीं, ये सच्चाई से आप लोगों को आगरू कराया। इसमें कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई बनावट है। और ये कहानी आपको यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ में मिल जाएगी। मुझे बुक एक मिला था, मैंने बुक से पढ़ा, आप लोगों को इसके बारे में बताया। आप चाहें तो इसे गूगल, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। यही बोलकर मैं अपने को फुल स्टॉप करूँगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को कल 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप देश को मजबूत रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। यही बोलकर जय हिंद, भारत माता की जय।